नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार। खबरों की ओर रुख करेंगे। जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को अभियान चलाकर अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें, इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। इनमें हार्डकोर बदमाश भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सिर्फ सोडाला क्षेत्र में 394 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से जयपुर यानी कि राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें बदमाश भी शामिल है। दरअसल जयपुर में लगातार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है और इसी के दौरान ये तमाम कार्रवाई की गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। ज्योति, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? सुचिता, जिस प्रकार आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, 500 जो रोहिंग्या है बांग्लादेशी, उनको आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पकड़ा गया है। अलग अलग जगह कार्रवाई की गई है। करीब 275 रोहिंग्या है वो सोडाला क्षेत्र से और बाकी सांगानेर क्षेत्र से उनकी धरपकड़ हुई है। ज्योति, ये बताइए कि ये कार्रवाई क्या किसी के सूचना के मुताबिक हुई है? मतलब क्योंकि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही थी, तो क्या किसी की मुखबिरी की गई? किस दौरान ये कार्रवाई की गई? कैसे सूचना मिली पुलिस को? बिल्कुल सुचिता, पुलिस जयपुर पुलिस लगातार रोहिंग्या को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार जो इनकी योजनाएं थी वो पहले से ही चल रही थी। जयपुर के सभी पुलिस ऑफिसेज में बोल दिया गया था कि जिस इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियों में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उनपे जरूरी कार्रवाई की जाए। जब उनपे पकड़ की गई तो उनके पास आधार कार्ड नहीं मिला था। ज्योति, खबरों में ये भी सामने आया कि उनके पास शरणार्थियों वाला ग्रीन कार्ड मिला है। क्या ये ग्रीन कार्ड वैध तरीके से बनाया हुआ या अवैध बरामद हुए? क्या कुछ पुलिस ने इसके बारे में बताया? जी सुचिता, कुछ लोगों के पास में वैध ग्रीन कार्ड मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रोहिंग्या है जिनके पास संदिग्ध कंडीशन पाई गई है और वो बहुत अपराधों में उनकी लिप्तता भी पाई गई है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है? कमिश्नर के द्वारा ये कार्रवाई की गई, इसके बाद क्या उनका बयान सामने आया? जी, पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जयपुर में सभी पुलिस चौकियों में ये सूचना दे दी गई है कि जिधर भी इस तरह के संदिग्ध घुसपैठी अगर दिखते हैं तो त्वरित कार्रवाई की जाए और उन्हें उनके पुलिस चौकी के अनुसंधान में लिया जाए कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके पास अवेलेबल है। उसी आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है। ज्योति, इस खबर से जुड़ा आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करने की सोच रही? क्योंकि 500 लोग हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं, इसके बाद पुलिस क्या करने वाली है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी पूरी तरह जांच में जुटी हुई है। जिस प्रकार ड्रग्स और स्मगलिंग केस में इन रोहिंग्या का नाम सामने आ रहा है, तो पुलिस लगातार इस मामले में लगातार सूचनाएं इकट्ठी कर रही है कि और जगह भी कहाँ इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जो ये लोग हैं इनके साथ में पूरा का पूरा ग्रुप है जो नजर आया है। जी, तो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि 500 लोगों को कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। ज्योति, आप आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का भी रुख करेंगे। तो अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा के दूसरे दिन आज एजेंडा के आगे के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। आज बैठक में आधे भी पार्षद नहीं पहुंचे। 150 के सदन में मेयर सहित 81 पार्षद मौजूद हैं। उप महापौर पुनीत कर्नावट के अलावा कई समितियों के चेयरमैन भी इस दौरान मौजूद नहीं थे। कांग्रेस के 20 तो वहीं बीजेपी के 50 पार्षद सदन में पहुंचे और आज के बैठक के मुख्य एजेंडा वर्किंग कमेटी को भंग करने से ये जुड़ा हुआ था। मेयर की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार और संगठन पर दबाव बनाना है। इस एजेंडा का भाजपा का एक बड़ा लगातार विरोध हो रहा था। आपको बता दें, संगठन तक भी अपनी बात पहुंचा चुका है। उसके बावजूद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए इस एजेंडे को बैठक में शामिल किया गया। आपको बता दें, कल की तरह आज भी बैठक का समय 12:30 बजे तय किया गया था, जो कि आधे घंटे देर से शुरू हुआ और अब
मेयर और कई पार्षद नहीं पहुंचे। और क्यों नहीं पहुंचे, क्या कुछ है ये पूरी खबर, हमारे साथ ज्योति गुप्ता लगातार बनी हुई हैं। ज्योति, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिर पार्षद मीटिंग में पहुंचे क्यों नहीं? द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है समितियों को भंग करने के लिए, उसमें काफी हद तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पार्षद इसमें सहमति नहीं जता रहे हैं। इसी वजह से पार्षदों की संख्या बहुत कम इस मीटिंग में पहुंची है। अब खबर ये भी है कि आधे भी पार्षद नहीं पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि 150 की जब ये संख्या है उसके बाद भी आधे भी पार्षद नहीं पहुंचते तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है? बिल्कुल सुचिता, जिस प्रकार आधे पार्षद भी नहीं पहुंचे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल भी जो साधारण सभा की बैठक है वो बहुत लंबे समय बाद हुई थी और कल रात को 12 बजे बाद धक्का मुक्की और हंगामे के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। आज भी काफी लेट से चोरी हुई। खुद उप महापौर इस बैठक में अनुपस्थित रहे, तो ये सवालों को घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि खुद बीजेपी के पार्षद भी इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी के कितने पार्षद इस सभा में उपस्थित रहे और कितने नदारद रहे? जी, बीजेपी के कुल 50 पार्षद इसमें शामिल रहे और करीब 30 पार्षद इसमें शामिल नहीं रहे। जो समितियों के जो विघटन है, समितियों को जो भंग करने को लेकर नाखुश बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर वो सरकार पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ये साधारण सभा बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान आधे से कम पार्षद पहुंचे, जिसके बाद से पूरा मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भाजपा में 163 बूथ और 1135 मंडल और 44 जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में कल देर शाम 11 नए जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 16 जिलों में नए जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें, चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित कुछ अन्य जिलों के नामों का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। हालांकि बीजेपी को 30 दिसंबर 2024 तक के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा करनी थी, लेकिन 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी होना था। लेकिन पार्टी के नेता मंडल की राजनीति में ही उलझे रह गए और यह तय समय पर मंडल अध्यक्षों का भी निर्वाचन नहीं हो पाया। वहीं अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 फरवरी से पहले जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा। ग्रेटर नगर निगम के मुख्यालय में सोमवार को सफाई कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें, विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पहले मुख्यालय के गेट पर कचरा फेंका और फिर गेट के कांच भी तोड़ दिए, जिसके बाद निगम मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। यह कर्मचारी 29 जनवरी को होने वाली सफाई कर्मचारी चुनाव को स्थगित करने के प्रस्ताव से नाखुश थे। नामांकन पन्नों की स्क्रूटनी में देरी होने के बाद चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा था और इसी मुद्दे को लेकर सफाई कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान 4 कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया। आप वो बता सकते हैं ऐसे क्यों है? आप देखिए कहाँ गिलास वगैरह तोड़ दिए, उग्र हुए, तो मेरे को जानकारी हुई कि वो उग्र हो रहे हैं, तो मैं अंदर की साइड में था, वो गिलास वगैरह तोड़ के और पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट। ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी होगी तो आपको दे दी जाएगी। प्रशासन ने उनको यहाँ से खदेड़ा है, उनको यहाँ से हटाया। ऐसे तो ज्योति नगर बताइए कितने में हिरासत में लिया। राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट ने एक बार फिर से देश के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में जगह बना ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाल ही में जारी रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट 10वें स्थान पर रहा। यहां से हर दिन औसतन 72 फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है। इस उपलब्धि से जयपुर एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 72 फ्लाइट्स का संचालन अभी किया जा रहा है। इसमें से 65 घरेलू और 7 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शामिल हैं। घरेलू फ्लाइट्स के जरिए जयपुर से देश के 21 शहरों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा बढ़ते यात्री भार और आने वाले टूरिस्ट सीजन को देखते हुए एयरपोर्ट की रैंकिंग में और सुधार होने की उम्मीद जारी है।
खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर महाकुंभ से जुड़ी एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए क्योंकि वहां उन्हें कोई डुबाने वाला नहीं है। हालांकि चुनाव के समय विपक्षी उन्हें जरूर डुबाने की कोशिश करेंगे। खड़गे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खड़गे कितनी भी डुबकी लगा लेंगे लेकिन उनके पाप नहीं धुल सकते। दलित समुदाय से होते हुए भी खड़गे ने सीएम बनने का मौका गवाया, जबकि कांग्रेस को गड्ढे में पहुंचाने के बाद उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक विवादित बयान रामदास अठावले की तरफ से, जहां उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज किया है। ये 75 साल 26 जनवरी 1950 को मतलब अपने देश ने संविधान स्वीकारा था और 26 नवंबर 1949 को, उसके पहले 2 महीना पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, सभी का योगदान ही है लेकिन आपने इसमें आपका ज्यादा योगदान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का शिल्पकार मानते हैं। संविधान का जब नाम आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम वहाँ आता ही है और उसको 75 साल हमने पूरे किए हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक 25 साल तक, मतलब 25 साल के बाद भारत ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि अमेरिका, रशिया, चाइना और बड़े बड़े देशों को भी भारत के तरफ अच्छे नजर से देखना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 सालों में कम से कम नंबर 5 पर अपनी इकोनॉमी आई है। और अभी 2024 में मतलब सभी अपोजिशन एक साथ आए थे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने वो हरा नहीं पाए हैं। और लोकसभा में हमारा काफी नुकसान भी हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्यों में हमारा भारी नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी और एनडीए की सीटें 35-40 थी, तो कम से कम 340-45 सीटें हमारे पास थी। तो मोदी साहब को लगा था कि G20 की चर्चा दुनिया भर में हुई थी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया था, 80 करोड़ लोगों को मतलब फ्री में अनाज देने का काम लगातार चल रहा है। 19 से जब कोरोना इधर आया था तब से फ्री में अनाज देने का काम चल रहा है और वो लगातार 2029 तक वो चलता रहेगा। तो ये भी काम मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है। हमारे मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन हाई कास्ट में भी गरीब लोगों की संख्या थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड की संख्या थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि जो SC, ST, OBC में आते नहीं है, ऐसे जाति को और ऐसे धर्म के सभी लोगों को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण देने का निर्णय लिया और आज देश भर में सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण मिलता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद राजस्थान समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां खून के अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने एक कार से 255 यूनिट ब्लड बरामद किया है, जिसे अवैध रूप से मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद नाकाबंदी कर पुलिस ने कार के अलग अलग डिब्बों से, आपको बता दें कार के जो बोनट्स होते हैं आपके, उससे 250 यूनिट से ज्यादा का ब्लड पैकेट बरामद किया है। पुलिस ने कार सवार लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है, पूछताछ की गई, दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद से जब सही नहीं पाया गया तो 3 लोगों को उस दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें
अवैध रूप से ब्लड के कारोबार का है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और 255 यूनिट ब्लड बरामद किया गया है। जिसमें ड्रग विभाग ने हमें रिपोर्ट दी है कि 255 यूनिट ब्लड था, जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे, 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहां से ये लाया जा रहा था, जहां ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया। पुलिस ने हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका, क्योंकि ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने, और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, एक स्पेशल फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने दिन दहाड़े हुई 25 लाख की लूट और व्यापारी की पत्नी के हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 जनवरी को हुई इस घटना में मुख्य आरोपी ने अपने भाई और बुआ के बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में यह भी पाया गया है कि मुख्य साजिशकर्ता यानी कि जिसने प्लानिंग की थी, वह पहले से ही पीड़ित परिवार के यहाँ नौकर के रूप में काम कर चुका था और घर में कैश और संपत्ति की जानकारी होने के कारण उसने इस वारदात की प्रॉपर प्लानिंग की और आरोपी ने 25 लाख रुपए की लूट की और इस दौरान व्यापारी की पत्नी को जान से मारने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि लूट के बाद आरोपी टैक्सी से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गतिविधियों को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस से उसे गिरफ्तार कर लिया है। आधे घंटे में इसने पूरी वारदात कर दी। इसने पूरी तरह से अपराध की मंशा से गया था। पहले टाइम से ही डरा धमका के महिला से पैसे मांग रहा था। जब उन्होंने 1-2 बार मांगने पे जाहिरा तौर पे नहीं दिया होगा तो उन पे हमला भी किया, उनके साथ मारपीट भी की। जैसे कि मैं कह ही रही हूँ आपको कि इनके यहाँ पे और भी रिश्तेदार थे जिनको हमने विश्वास में लिया कि आप हमें बताएं कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और क्योंकि दोनों भाई गायब थे तो वो स्वाभाविक है कि सबसे पहले अपने घर की तरफ जाएंगे और निरंतर हम इनको मतलब इनके रिश्तेदारों से और भी मुखबिर सूचना से इनकी पता कर रहे थे और फिर हमने इनको ऑन द वे टू नेपाल पकड़ लिया। वहीं नसीराबाद में शराब के नशे में धुत पति ने तेज गति से कार चलाते हुए डिवाइडर से जाकर वो कार टकरा गई, जिसके बाद से कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 48 पर हुआ। कार में सवार पत्नी सहित 2 मासूम बच्चियां घायल हो गई। हादसे की सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाकर लगातार जांच में जुट गई है। राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल कसवा का एक बयान सामने आया। आपको बता दें, जिसमें वे कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड के मामलों पर चिंतित नजर आ रहे हैं। चूरू सांसद का कहना है कि बच्चों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए हर अभिभावक और शिक्षण संस्थान को नए तरीके सोचने की अब जरूरत है, वरना हालत बद से बदतर होते चले जाएंगे। एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोटा, जयपुर जैसे शहरों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम सभी के लिए यह बेहद चिंताजनक और आत्ममंथन का विषय है। सरकार और प्रशासन इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर गंभीरता दिखाए, यह तो जरूरी है, और साथ ही साथ अभिभावक और शिक्षण संस्थान भी आत्महत्या को रोकने के लिए नए तरीके सोचें। जी रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बच्चों की लाइफ में डिमांड के अनुसार बढ़ता जाता है। पेरेंट्स बैठे हैं, बहुत सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, बच्चे की काबिलियत गॉड ने गिफ्ट करके भेजी है, कोऑपरेट करिए, बच्चे को समझने की कोशिश करिए, अनवांटेड स्ट्रेस बच्चों की लाइफ में मत डालिए। बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया कंट्री के अंदर, एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज 90s नॉर्मल नजर आते हैं, जब शायद
पहले हम पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे, तो शायद 90s एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट टुडेज 90s इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. सो आई थिंक कि एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है. कम्युनिकेशन विद योर किड्स. इसी के साथ राजस्थान समाचार में आज के लिए बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ. नमस्कार.